वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 54 है, प्रेपोजिशन पार्ट 1। देखिए, प्रेपोजिशन ये एक बहुत ही जटिल किस्म का ग्रामर का पोर्शन है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत उपयोगी भी है। तो ये लेक्चर्स जो प्रेपोजिशन पे है ये थोड़े लंबे होने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप पॉज करके इसको रिपीट करके बार बार सुन के थोड़ा प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस बनाने की, या जो आप के पढ़ने में आता है उसको ध्यान से देखने की, क्योंकि प्रेपोजिशन की गलतियां हम सब करते हैं। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत गलतियां होती है प्रेपोजिशन के संदर्भ में। जैसे आई एम ट्रेवलिंग इन द ट्रेन होगा कि ऑन द ट्रेन होगा, सिटिंग इन द चेयर होगा कि सिटिंग ऑन द चेयर होगा, मंकीज ऑन द ट्री होगा या इन द ट्री होगा। ये ऐसे सवाल है जो कई बार लॉजिक के कुछ समझ के बाहर होते हैं या फिर उनकी गहरी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो प्रेपोजिशन को थोड़ा समझना भले ही एक बड़ा टैक्सिंग किस्म का विषय है, थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, लेकिन ये पूरे ग्रामर की या पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस की जान है और हमारा इससे हमेशा वास्ता आता है। देखिए, ये कुछ प्रेपोजिशंस जो हम जानते हैं, हमने पढ़े हैं। टू क्या होता है, बिलो क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। इनकी कुछ मैंने लिस्ट दी है, एक बहुत ही कम, ऐसे तो सैकड़ों प्रेपोजिशंस है, बहुत कम प्रेपोजिशंस को मैं यहाँ दिखा रहा हूं। मैं कुछ नियमों की बात करूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट 1 के अंदर। ये कुछ है प्रेपोजिशंस जिनको आप रट सकते हैं और आपको कई किताबों में ये सब चीजें मिल जाएगी। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इनका जहां संदर्भ आएगा वहां पर हम इसको देखेंगे। एक चीज ध्यान में रखना है कि हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि टेबल पर, तो टेबल यानी कि एक ऑब्जेक्ट पहले आता है, एक नाउन पहले आता है, और पर ये जो प्रेपोजिशन है ये टेबल के बाद आता है। या बंबई से, तो से बाद में आता है, बंबई पहले आता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा अंग्रेजी में होता है फ्रॉम बॉम्बे या ऑन द टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दिया मैंने यहाँ पे, डिस्पाइट हिज इल हेल्थ। डिस्पाइट हिज इल हेल्थ के माने है उसकी खराब सेहत के बावजूद। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ भी कह सकते हो आप इसको। डिस्पाइट यानी के बावजूद, किसके बावजूद, जो इसके बाद आ रहा है। तो उसकी खराब सेहत, ये पहले आया, यानी एक नाउन पहले आया, बात उसके सेहत की हो रही है, तो ये एक जो नाउन फ्रेज है वो पहले आई है। और के बावजूद ये जो प्रेपोजिशन है ये बाद में आया है हिंदी के अंदर, लेकिन के बावजूद ये पहले आ जाएगा अंग्रेजी में, और जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। नाउन फ्रेज जो बाद में, या नाउन जो भी रहेगा वो बाद में आएगा। अब जैसे ऑन द टेबल यानी टेबल पर, लेकिन अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे। तो अंडर जब हम बोल रहे हैं तो उसमें एक शब्द हिंदी में के लग जाता है, के नीचे। टेबल नीचे ऐसा नहीं कहते, जैसे टेबल पर कहते हैं वैसे टेबल नीचे नहीं कहते, टेबल के नीचे कहते हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ लिखा भी है के बावजूद, के लिए, के सिवाय, एक्सेप्ट में के सिवाय आ जाएगा। एक्सेप्ट राम मतलब राम के सिवाय, ऐसा होता है इसका। तो ये बहुत ही छोटी लिस्ट दी है मैंने, और इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। और ये शब्दों का जो संग्रह है ये आपकी निजी जायदाद है, इसको आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाइए और वो आपके ही काम में आएगा। अब ये प्रेपोजिशन होते क्या, ये किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को, यानी नाउन जैसी चीजों को, जैसे कि जेरेंड है, जैसे कि नाउन फ्रेज है, ऐसी चीजों को, प्रोनाउन है,
इनको इंट्रोड्यूस करते मतलब ये उनके पहले आते हैं। तो इट्स ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के पहले, यानी इसके बाद जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर, प्रेपोजिशन उस ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर एक फ्रेज बनाता है। फ्रेज यानी 2-3 शब्दों का समूह जो एक मीनिंग कन्वे करे। तो ये जो कहलाती है इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी वाक्यांश है एक। और ये क्या काम करता है, ये कभी तो एडजेक्टिव का काम करता है और कभी एडवर्ब का काम करता है। चूंकि ये फ्रेज की शक्ल में है तो हम कहेंगे कि ये कभी एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है तो कभी एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। जैसे यहां देखिए, दे वेंट टू द थिएटर इन द इवनिंग। तो दे वेंट टू द थिएटर, यहां तक बात हो रही है कि वे थिएटर गए या फिल्म हॉल गए, लेकिन कब? इन द इवनिंग। अब ये जो कब बता रहा है, देखिए कोई भी नाउन कैसा है, कौन सा है, किसका है, कितना है, किस काम का है, किस काम में आने वाला है, ये बताने वाले शब्द या फ्रेजेस ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब यानी कि क्रिया कब हो रही है, कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब से हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी बार हो रही है, ये बताने वाले फ्रेजेस या शब्दों को कहा जाता है एडवर्ब। तो वो कहां गए? थिएटर गए। तो इन द इवनिंग ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो काम कर रही है एडवर्बियल फ्रेज का या एडवर्ब फ्रेज का, और वो वर्ब के बारे में बता रही है कि कहां गए, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। और इन के बाद में जो द इवनिंग आया है ये उस इन का यानी उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये फ्रेजेस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की शक्ल में आ सकते हैं और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की शक्ल में आ सकते हैं, तो उनको एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। द बॉय विथ द डॉग इज माई ब्रदर। द बॉय विथ द डॉग, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की है लेक्चर नंबर 10, 5, 6, ये सारे शुरुआत के लेक्चर में। आपसे निवेदन है कि आप सारे ही लेक्चर्स अगर शुरू से देखते हैं तो इसका आइसोलेशन में पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा फायदा होगा। तो बॉय विद द डॉग इसके माने है कि कुत्ते वाला लड़का, या जो कुत्ते के साथ है वो लड़का, या कुत्ते को ले जा रहा है वो लड़का, ऐसा। तो द बॉय विद द डॉग इज माई ब्रदर, यानी कुत्ते वाला लड़का या कुत्ते के साथ वाला लड़का मेरा भाई है। तो विथ द डॉग ये एक फ्रेज है प्रेपोजिशन से बनी हुई, विथ के साथ उसके ऑब्जेक्ट डॉग के साथ मिला के। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम कर रही है एडजेक्टिव का, टू क्वालिफाई द नाउन बॉय। बॉय को मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा लड़का। द बॉय विद द डॉग इज माई ब्रदर। दे ऑल आर प्लेइंग भी बोल सकते हो, दे आर ऑल प्लेइंग विथ डॉग बोल सकते हो। तो विथ द डॉग, अब ये विथ एक प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द डॉग, और ये विद द डॉग ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है और मॉडिफाई कर रही है वर्ब को प्लेइंग, यानी खेल रहे तो भाई कहाँ खेल रहे, कब खेल रहे, तो किसके साथ खेल रहे, यानी कि किस तरीके से खेल रहे, काम करने का तरीका क्या है। तो विद द डॉग इट्स एन एडवर्बियल फ्रेज। द बॉय इज इन द कॉर्नर, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है कि लड़का कोने में है, कोने में खड़ा है या कोने में है। इन द कॉर्नर ये एक एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन एडवर्ब का काम कर रही है। इज इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, है कहां है, क्यों है, कैसे है, ये बताने वाला एडवर्ब फ्रेज, तो कहां है। लेकिन द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज अ थीफ, अब ये एक इन द ब्लू शर्ट ये एक फ्रेज लगी है बॉय को उसके पीछे, जो उसके पीछे लगती है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है, क्योंकि देखिए बॉय और इन के बीच में कोई इज या कोई वर्ब नहीं है। तो ये जो बॉय को चिपक के आई है पीछे साइड में, ये उसका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये इन द ब्लू शर्ट इज एंटायरली प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड वर्किंग एज एडजेक्टिव फ्रेज विच क्वालिफाइज द नाउन बॉय। बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है नाउन के बारे में, दैट्स व्हाई इट्स ए एडजेक्टिव फ्रेज। He threw the hat on the table.
ऑन द टेबल अगेन इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन ऑन से शुरू हो रही है, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट द टेबल भी है, और ये काम कर रही है एडवर्ब का। थ्रू यानी कहाँ फेंकी, हैट कहाँ फेंकी, टोपी कहाँ फेंकी, कब फेंकी, कैसे फेंकी, ये सारी होती है एडवर्ब। तो कहाँ फेंकी, ऑन द टेबल, तो ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है और वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, वर्ब थ्रू को। इसमें ध्यान में रखना है कि जो प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि प्रेपोजिशन के इमीडिएटली बाद में आने वाला जो शब्द होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन या कोई नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन जैसा, कोई नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लॉज हो सकता है, जेरेंड हो सकता है। तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो प्रेपोजिशन के बाद आता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे हमने जो सेंटेंस देखा था उसमें ही थ्रू द कैट ऑन द टेबल या विद द डॉग, ये सारे जो है वो फ्रेजेस है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज वगैरह जिसको बोल सकते हो, और इसमें प्रेपोजिशन है ऑन और टेबल इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए विद द डॉग में डॉग ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन विथ का, विथ प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है डॉग। तो ये हमेशा नाउन या नाउन जैसा रहता है। तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन क्या क्या होते हैं, एक तो होता है नाउन, जैसे कि राम, फैन, गोल्ड, क्लास, थेफ्ट, सीता, जो कुछ भी नाउन है, हर किस्म का नाउन, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो। फिर प्रोनाउन, अब चूंकि प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन की शक्ल बदल जाती है, बाकी किसी के केस में ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में शक्ल बदलती नहीं है, वही रहती है। प्रोनाउन में जरूर आय का मी हो जाएगा, माइन हो जाएगा, कभी कभी आय का, हर हो जाएगा, शी का, ही का, हिज, हिम हो जाएगा, और हिज भी हो जाएगा कभी कभी ऑफ के साथ जब लगता है, वी का अस हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। इसलिए देखिए फ्रॉम के बाद में अगर मेरी बात हो रही है तो फ्रॉम मी हो जाएगा, फ्रॉम आई नहीं होगा। मुझसे कहना है टेक इट फ्रॉम मी बोलेंगे, टेक इट फ्रॉम आई नहीं बोलेंगे। गिव इट टू हर बोलेंगे, गिव इट टू शी नहीं बोलेंगे। प्ले विथ देम बोलेंगे, प्ले विथ दे नहीं बोलेंगे। अब दे एक सब्जेक्टिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है। ऑफ माइन, दिस शर्ट इज, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। तो ऑफ माइन, तो ऑफ के बाद में माइन आया है। जैसा मी एक ऑब्जेक्टिव केस है वैसा माइन भी एक ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज माइन इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। फिर कुछ नाउन इक्विवेलेंट जैसे कि जेरेंड होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कमिंग, गोइंग, ये सारे। लेकिन टू इन्फिनिटिव नहीं, ध्यान में रखना है। और नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज, यानी कि नाउन जैसा काम करने वाले दो तीन शब्द या नाउन जैसा काम करने वाला एक अधूरा सा सेंटेंस। उसके बाद में कई बार प्रीपोजिशंस जो है वो किसी एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस से भी पहले आते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, ऐसे टाइप के जो एडवर्ब्स बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले भी कभी कभी प्रीपोजिशंस आते हैं, जैसे फ्रॉम टुमारो। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे, वी वेंट थ्रू अ टनल, तो ये टनल, इनके सारे ट्रांसलेशन मैंने दिए हैं यहाँ पे। तो ये टनल ये एक ऑब्जेक्ट है और थ्रू ये एक प्रीपोजिशन है। ऑन, एंटरिंग पॉलिटिक्स, एंटरिंग घुसना, पॉलिटिक्स में प्रवेश करना, तो एंटरिंग इज अ जेरेंड। टनल तो कॉमन नाउन है। यहां पर अबाउट टू ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आप कह सकते हैं पूरी की पूरी, और इसके बाद में ये एक वर्ड आया है स्टॉप, तो जो वर्ब की शक्ल में है। गिफ्ट इज फ्रॉम हर, अगेन फ्रॉम के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में शी का ऑब्जेक्टिव केस हर आया, यह उपहार उसकी ओर से है। इट डिपेंड्स ऑन, ऑन ये एक प्रेपोजिशन, उसके बाद में हाउ यू डू इट, हाउ यू डू इट ये एक नाउन क्लॉज है, तुम इसे कैसे करते हो।
ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन इनटू। तो इस प्रकार से ये सारे प्रेपोजिशंस के बाद में मैंने ग्रीन कलर में किए हुए उसके ऑब्जेक्ट्स है जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट है, यानी नाउन जैसे है। राम इज डिफरेंट, हम बोल सकते हैं राम श्याम से अलग है। राम इज डिफरेंट दैन श्याम, ऐसा कहने का मोह हमको हो सकता है, बट दैट इज रॉन्ग। राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बुक, ऐसा बोला जाता है। ध्यान में रखना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। अहेड, होम, अब्रॉड, ऐसे कुछ वर्ड्स है, और कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है जैसे हियर, देयर, अंडरग्राउंड, अपस्टेयर, इन, आउट, इनके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। जैसे ही वेंट टू अब्रॉड नहीं होगा, ही वेंट अब्रॉड होगा। शी केम होम होगा, शी केम टू होम नहीं होगा। लुक टू अहेड नहीं होगा, लुक अहेड हो जाएगा सीधा। इनके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। और ये हियर, देयर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, देयर इज अ रूम डाउनस्टेयर, डायरेक्ट बोल देंगे। इन, ऑन ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो भले ही वो प्रेपोजिशन की शक्ल जैसा दिख रहा है, बट इट इज नॉट ए प्रेपोजिशन इन दैट केस, एंड दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो वो एडवर्ब होता है। जैसे हमने देखा है कि इन जो शब्द है वो प्रेपोजिशन है, जैसे इन द बॉक्स में प्रेपोजिशन है इन, क्योंकि उसके बाद में बॉक्स आया उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार इन का अर्थ होता है अंदर, के अंदर नहीं होता है, सिर्फ अंदर होता है। द बॉस इज इन, यानी बॉस अंदर है। कहां है, तो ये एडवर्ब हो गया। आई एम आउट, मैं बाहर हूं। इलेक्शंस आर ऑन, जारी है, चुनाव जारी है। कम इन, ये इन एडवर्ब है, इट इज नॉट ए प्रेपोजिशन। क्यों कि इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसके बाद में कम इन द रूम होता तो फिर ये टू का काम करता इन। ऑन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता तो वो ऑन प्रेपोजिशन का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज इन द रूम, यहां पे देखिए ये इन जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, बिकॉज इन के बाद में द रूम ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। आउटसाइड देयर इज नॉइस, बाहर शोर है। आउटसाइड देयर इज नॉइस। अब ये आउटसाइड बोल रहा है कि ये आउटसाइड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई नाउन या नाउन जैसी चीज नहीं आई, तो आउटसाइड एक एडवर्ब हो गया, बाहर। या आदमी भी कह सकते हैं कि देयर इज नॉइस आउटसाइड, इस आउटसाइड को यहां भी ले जा सकते हैं। कभी कभी एडवर्ब से शुरू करते हैं हम सेंटेंस। आउटसाइड द गेट देयर इज नॉइस। अब आउटसाइड द गेट बोला तो आउटसाइड के बाद में द गेट ये एक नाउन आ गया, और ये प्रीपोजिशन हो जाएगा फिर आउटसाइड। जहां ये आउटसाइड जो एडवर्ब था वही यहां पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रीपोजिशन जो डिस्क्रिप्शन देता है वो कई किस्म की डिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोजीशन बताता है कि कौन सी चीज कहां है, किसी और चीज के संदर्भ में, किसी और चीज के रिलेशन में। कोई मूवमेंट बताता है किसी चीज का, यहां से वहां जाना आना, इस प्रकार का। कोई प्लेस बताता है, टाइम बताता है, सोर्स बताता है, जरिया बताता है, दिशा बताता है, कहां से कहां, इस प्रकार के। ये इस प्रकार की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर द ट्री, अब इसके माने ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। इन द इवनिंग, शाम को, शाम के समय। फ्रॉम हियर, यहां से। सिंस देन, तब से। बाय नाउ यानी अब तक, इस प्रकार के। ये क्या करता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो शब्द है और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो शब्द है, इनके बीच में एक रिश्ता क्या है, एक नाता क्या है, वो दिखाता है। और ये कहलाता है कि भाई प्रीपोजिशन जो है वो उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को यानी कि नाउन को गवर्न कर रहा है, उसको एक प्रकार से दिशा दिखा रहा है। जैसे ऑन, इन, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, अंडर, फ्रॉम, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है, और दे शो द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स कमिंग बिफोर देम एंड आफ्टर देम। लाइक दिस, he placed his hand on the table.
यानी उसने अपने हाथ टेबल पर रखे। अब ये ऑन प्रेपोजिशन है और ये रिलेशन किस चीज का दिखा रहा है, टेबल का और वर्ब प्लेस्ड का। कहा क्या किया, टेबल पर रखा। और आप कह सकते हो हैंड का भी टेबल के साथ रिलेशन दिखा रहा है कि भाई हैंड को टेबल पर रखा। तो इस प्रकार से ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखा रहा है। प्लेस जैसे कि दिखा सकते हैं हम यहाँ पे, आई प्लेस द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब को डिब्बे में रखा। ही टोल्ड अस अबाउट द टॉपिक, अबाउट ये प्रीपोजिशन, उसके बाद में ये टॉपिक उसका वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसने हमें विषय के बारे में बताया। समय को दिखाने वाले भी कुछ होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे ही वर्कड इन द फैक्ट्री फ्रॉम 1979 टू 1986 या अंटिल 1986, यानी उसने 79 से लेकर के 86 तक उस फैक्ट्री में काम किया। तो ये देखिए, ये फ्रॉम और टू ये दोनों प्रीपोजिशंस है, और ये जो फ्रॉम और टू का या फ्रॉम और अंटिल का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि भाई कहाँ कब से कब तक काम किया, यानी कि समय के बारे में बता रहा है। और 1979 और 1986 बोथ आर ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशंस प्रीसीडिंग देम। पोजीशन दिखाता है, जैसे एयरप्लेन इज अबोव द बिल्डिंग, हवाई जहाज इमारत के ऊपर है। डायरेक्शन दिखाता है, दे लेफ्ट फॉर पुणे। अब फॉर पुणे मतलब पुणे के लिए, वे पुणे के लिए रवाना हुए। दिस रोड रन्स फ्रॉम पुणे टू नागपुर अक्रॉस द फॉरेस्ट। अब देखिए, फ्रॉम ये प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया पुणे, टू फिर ये उसके बाद ऑब्जेक्ट आया नागपुर, अक्रॉस यानी में से, अक्रॉस द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में से या फॉरेस्ट के पार। ही एम्स एट द टारगेट, एम्स यानी निशाना लगाता है, निशाना साधता है, एट की ओर, एट व्हाट, एट द टारगेट। ये अगेन वही रचना है, एट प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, कुछ वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है वर्ब के लेक्चर्स में। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके बाद तुरंत कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने चपाती बनाई, आई मेड चपाती। तो मेड टू चपाती, ऑन चपाती, ऑफ चपाती, फ्रॉम चपाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका जवाब हमेशा क्या और किसे होता है। जैसे आई कॉल राम, अब कॉल के बाद में अपॉन ऑन कुछ नहीं आएगा, आई कॉल राम यानी मैं राम को बुलाता हूं। या दूसरा, आई सॉ स्नेक, मैंने सांप देखा। मैं हिंदी में कहता हूं कई बार कि मैंने सांप को देखा, या ये भी कहता हूं कि मैंने सांप देखा, लेकिन अंग्रेजी में को वगैरह जैसा कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, सीधा रहेगा आई सॉ स्नेक। तो सॉ और स्नेक के बीच में कोई फ्रॉम टू अंडर कुछ नहीं है, इनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने क्या देखा, सांप देखा। मैंने किसे बुलाया, या मैं किसे बुलाता हूं, राम को बुलाता हूं। तो क्या और किसे का जवाब जब देना होता है तब ट्रांजिटिव वर्ब आता है, और इनके बाद में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तुरंत बाद में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में आ सकता है। शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी, उसने मुझे दिया। गेव और मी, गेव ये ट्रांजिटिव वर्ब है और मी ये एक उसका ऑब्जेक्ट है। तो गेव और मी के बीच में कोई भी टू वगैरह ऐसा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। हालांकि आप बना सकते हो इसको, शी गेव अ पेन टू मी, ऐसा उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके कर सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है। ही मेड अ काइट, उसने एक पतंग बनाई। तो देखिए, मेड के बाद में सीधा सीधा काइट यानी कि पतंग आ गया। ये ए तो उसको लगा हुआ एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, तो वो पूरी की पूरा नाउन ही है। पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर, अब हम कभी कभी गलती से कह सकते हैं द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द नेचर,
या पोएट डिस्क्राइब्स ऑन द नेचर, बट दैट इज रॉन्ग। डिस्क्राइब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में सीधा सीधा नेचर या जो भी ऑब्जेक्ट है, ही डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या पर चर्चा की। अगर हम कहेंगे ही डिस्कस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, दैट इज रॉन्ग। हम कई बार कहते हैं वी डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक, लेकिन वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इज इनफ। ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर या ही इन्वेस्टिगेटेड द केस। ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस कहने की जरूरत नहीं है, या ऑन द केस कहने की जरूरत नहीं है। सिंपली कहना है कि इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड के बाद में द केस ये सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही क्रिटिसाइज्ड माई एक्शन, ही क्रिटिसाइज्ड मी भी कह सकते हो, लेकिन क्रिटिसाइज्ड अपॉन बोलने की जरूरत नहीं है। ही रिसेंबल्स हिज मदर, ही रिसेंबल्स हिज मदर के माने है वो अपनी माँ जैसा दिखता है। ही रिसेंबल्स टू हिज मदर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आई रिकमेंडेड हिम, यही काफी है। आई रिकमेंडेड फॉर हिम बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगेन द रीजन इज रिकमेंडेड के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए हिम। ऑब्जेक्ट दो स्थिति में आता है, एक तो आता है प्रीपोजिशन के बाद और दूसरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब आता है तो वहां पे प्रीपोजिशन नहीं आता है। अपन ये कह सकते हैं कि आई रिकमेंडेड हिम फॉर दिस पोस्ट, तो हिम के बाद फॉर लगा सकते हो, वो एक अलग इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो। आई डिड नॉट कैच हिज वर्ड, आई डिड नॉट कैच हिज वर्ड्स यानी मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। कैच अप वगैरह बोलने की जरूरत नहीं। ही रिजाइंड हिज पोस्ट, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट भी आजकल बोलते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल बहुत फॉर्मल ग्रामर में, लेकिन जनरली ही रिजाइंड हिज पोस्ट इज इनफ। अब दूसरे वर्ब होते हैं जो मैंने बताया आपको, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। कुछ वर्ब होते हैं इनट्रांजिटिव, यानी इसके बाद में कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ, आई लाफ या आई स्लीप, तो क्या हंसता हूं, किसे हंसता हूं, ये तो बात गलत हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूं तो किसे देखता हूं हो सकता है, लेकिन मैं सोता हूं तो किसे सोता हूं या क्या सोता हूं, ये एब्सर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जो अपने सेल्फ कंटेन्ड वर्ब होते हैं, यानी जिसकी क्रिया कर्ता तक ही महदूद होती है, वहीं तक सीमित होती है, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जब होती है तब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल वर्ब के बाद होता है टू गिव सर्टेन एडिशनल कोई एडवर्बियल इंफॉर्मेशन देनी हो तो। जैसे राम सैट ऑन द चेयर, राम कुर्सी पर बैठा। राम सैट, राम बैठा, किसे बैठा क्या बैठा का तो कोई मतलब नहीं है। राम ने देखा तो क्या देखा किसे देखा का मतलब होता है, लेकिन राम सैट तो राम बैठा। अब कहाँ बैठा, क्यों बैठा, कब बैठा, इसकी इंफॉर्मेशन आप एक फ्रेज से, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उससे दे सकते हैं। राम सैट ऑन द चेयर, तो सैट इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन और चेयर उसका ऑब्जेक्ट, और ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जानने की बात ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ये सारी एनालिसिस इसके सामने दी है। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इज एम यानी बी के जितने रूप होते हैं ये भी सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे ही इज अ टीचर, तो टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ध्यान में रखना है। तो इस इतनी ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि ऐसे जब वर्ब आते हैं तो उनके सामने उनके सामने कोई प्रीपोजिशन लगा करके कोई फ्रेज आ सकती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं आती। ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जैसे एक सेंटेंस है कम विथ मी, तो कम, अगेन कम ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो विथ मी ये एक फ्रेज है और विथ प्रीपोजिशन है और मी उसका ऑब्जेक्ट है। तो ही वेंट ऑन फुट, ही वेंट बाय वॉक ऐसा हम कहते हैं, लेकिन गलत है वो। ही वेंट ऑन फुट, वह पैदल गया। ऑन फुट, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन और ये फुट, और वेंट के बाद में ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कैसे गया, एडवर्बियल इंफॉर्मेशन है ये।
अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जैसे कि कम, स्लीप, लुक, लाफ, बी, गो वगैरह, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं आता है। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है, जैसे लाफ। लाफ ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव सेल्फ कंटेंट वर्ब है। अराइव ये भी इंट्रांजिटिव है, यानी इसके बाद में कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है। लाफ के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अराइव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ट्रांजिटिव नहीं है। लुक के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन उनके साथ अगर कोई आपने प्रीपोजिशन लगा दिया, जैसे देखो डिपेंड ऑन, लाफ एट, अराइव एट, लुक इनटू, तो ये जो फ्रेज बनी ये ट्रांजिटिव बन जाती है। जैसे वी अराइव्ड एट, अब ये अराइव्ड जो है वो तो इंट्रांजिटिव है, लेकिन एट लगने के बाद में ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन आपका ट्रांजिटिव बन गया। वी अराइव्ड एट, तो फिर उसके बाद में कोई चीज देना पड़ेगा। वी अराइव्ड एट बॉम्बे, वी अराइव्ड एट द कंक्लूजन, हम निर्णय पे पहुंचे, ऐसी कोई बात कहनी होगी। लेकिन पैसिव वॉइस में देखिए, ये अराइव्ड एट, ये जोड़ी जो है लास्ट में आएगी और ये पूरा साथ में रहेगी। द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट। शी लुक्स एट स्काई, लुक अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और लुक के माने देखो ऐसा हम कहते हैं, लेकिन लुक के माने एक है दिखता है या नजर आता है या महसूस होता है। शी लुक्स सैड, यानी वह दुखी दिखती है, दुखी लगती है। शी लुक्स एट स्काई, तो शी लुक्स एट स्काई मतलब वह आकाश की ओर देखती है। अब लुक के साथ में जब एट लग गया तो लुक्स एट ये एक ट्रांजिटिव बन गया और उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट स्काई आया। वी लुक्ड इनटू द मैटर, लुक्ड इनटू ये ट्रांजिटिव बन गया और इसके बाद में आपको कोई ना कोई नाउन देना, द मैटर या वी लाफ्ड एट। अभी देखो लाफ अपने आप में खुद तक होने वाली एक्शन है, लेकिन किसी पर हंसना तो लाफ एट हो जाएगा। तो लाफ एट इज अ ट्रांजिटिव फॉर्म, बट लाफ इटसेल्फ इज इंट्रांजिटिव, अकर्मक है। और इसमें देखिए हम उस पर हंसे, वी लाफ्ड एट हिम, क्योंकि क्रिया अब डायरेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट की तरफ। ही वॉज लाफ्ड एट, ऐसा इसका पैसिव वॉइस हो जाता है। और मैटर वॉज लुक्ड इनटू, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ही लुक्ड एट द पिक्चर वॉज लुक्ड एट, इस प्रकार से इनके पैसिव हो जाते हैं। कुछ वर्ब, कुछ नाउन, कुछ एडजेक्टिव और कुछ पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं, उनके साथ एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो बिल्कुल बिल्कुल रटने वाली बात है, और उनकी लिस्ट मैं यहां तो दे नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना है कि उनके साथ में एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही आता है डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बाद में क्या ऑब्जेक्ट आएगा उसके आधार पर इन सारे शब्दों के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स्ड रहता है। और इसमें क्या होता है कि वो शब्द, चाहे वो वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, पार्टिसिपल हो, यानी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड हो, उनके साथ में जब कोई प्रीपोजिशन लगता है तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इनके जो मीनिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स है, यानी कि प्रीपोजिशन और जो उसके पहले आने वाला शब्द जो है, उनके मीनिंग सेम रहते हैं। वो कोई ऑलटुगेदर डिफरेंट इडियम जैसा मीनिंग नहीं रखते। जैसे अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग के बाद में हमेशा टू ही आएगा, इसको ध्यान में रखना है। नर्वस ऑफ, कीन ऑन, इन्वॉल्व इन, ही इज इन्वॉल्व इन दिस केस। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अप्लाई फॉर, अप्रूव ऑफ, ये सारे जो ऑफ आया वो अप्रूव के बाद में ऑफ ही आएगा। क्लेवर एट, जज बाय, फॉन्ड ऑफ, यानी किसी चीज का चाहने वाला। डिवाइडेड इनटू, आस्क फॉर, बिजी विथ, बेंट ऑन, अकस्टम टू, जैसे वर्ब है। गार्ड अगेंस्ट ही होगा, वार्न अगेंस्ट, आई वार्न यू अगेंस्ट समथिंग। बिलीव इन, आई डोंट बिलीव ऑन गॉड, या आई बिलीव ऑन गॉड नहीं होगा, बिलीव इन ही होगा। ही इज क्लेवर एट, आई एम एम्यूज्ड, यानी एक प्रकार से अभिभूत होना, आश्चर्यचकित हो जाना, एम्यूज्ड एट। फेथ इन, आई हैव फेथ इन,
गिल्टी ऑफ, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का दोषी, फॉन्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, किसी चीज का दोषी, गिल्टी ऑफ मर्डर, लाइक दिस। जैसे कुछ नाउन होते हैं, स्किल, शी हैज स्किल इन, ही हैज कॉन्फिडेंस इन, या डिसलाइक फॉर, लाइक फॉर, डिजायर फॉर, इस प्रकार से। और डिफरेंट प्रेपोजिशंस भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरत के आधार पर। जनरली इनके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, इसकी लिस्ट होती है बाकायदा, और ये हम बाद में कभी देखेंगे। अभी देखिए, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है इमीडिएटली, लेकिन पैसिव वॉइस में उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन आ सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में नहीं आता है। और जैसा पहले बताया, ट्रांजिटिव के बाद में सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आता ही है। जैसे ही सेटिस्फाइड द जज विथ हिज आर्गुमेंट, विथ हिज आर्गुमेंट, ये एक सेटिस्फाइड द जज के बाद में आर्गुमेंट के वजह से जो भी उसने उसको सेटिस्फाई किया है अपने तर्कों से। तो लेकिन इसको जब हम करते हैं पैसिव वॉइस में, तो जज वॉज सेटिस्फाइड विथ, तो ये सेटिस्फाइड और विथ साथ साथ आएगा, ये ध्यान में रखना है। यहां देखिए, ही सेटिस्फाइड द जज विथ हिज आर्गुमेंट, सेटिस्फाइड पहले आया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है सेटिस्फाइड, और विथ ये प्रेपोजिशन है। तो लाइक दिस, ये सारी बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। आई सरप्राइज्ड हर बाय अराइविंग लेट, या आई सरप्राइज हर बाय अराइविंग यस्टरडे। तो ट्रांसलेशन यहाँ दिया, मैंने देर से आकर उसे चौंका दिया। तो सरप्राइज्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसके इमीडिएटली बाद में देखिए हर ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन ये अगर मान लो होता है कि आई एम सरप्राइज्ड, ये पैसिव वॉइस का आई एम सरप्राइज्ड, तो आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, सरप्राइज्ड एट, ये देखिए साथ में है पैसिव वॉइस में। ही डिवोटेड, डिवोटेड व्हाट, हिज टाइम टू स्टडीज, ये डिवोटेड एक्टिव वॉइस, डिवोटेड में ये ट्रांजिटिव वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आया। हिज टाइम वॉज डिवोटेड, देखिए वॉज डिवोटेड ये पैसिव वॉइस हो गया, तो इसके बाद में टू, ये एक प्रेपोजिशन आ सकता है, टाइम वॉज डिवोटेड टू हिज स्टडीज वगैरह। ही प्लीज द कस्टमर, प्लीज्ड ट्रांजिटिव है, लेकिन पैसिव वॉइस में आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, प्लीज्ड के बाद में विथ आया। पैसिव वॉइस में इसके साथ में इसका प्रेपोजिशन फ्यूज हो जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाद में आएगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के में। यू अनॉयड मी, तुमने मुझे नाराज किया। लेकिन पैसिव वॉइस में देखिए, आई एम अनॉयड विथ यू, विथ ये पहले आया, या विथ योर बिहेवियर, ये भी जो भी कह सकते हो आप। तो ये जो है प्रेपोजिशन और वर्ब ट्रांजिटिव के मामले में फ्यूज्ड होते, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जैसा कि एक्टिव में नहीं होता। एक्टिव में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। कई बार ये जो वर्ब होते हैं, इनके बाद में अलग अलग प्रीपोजिशंस भी आते हैं, जैसे कि सेंटेंस की रचना है और जैसा कि अर्थ है। जैसे पुट इन द बॉक्स भी हो सकता है, पुट ऑन द टेबल भी हो, तो इन आया पुट के बाद में, या ऑन आया, अलग अलग प्रसंग के हिसाब से होगा। ही लिव्स इन द हाउस हो सकता है, ही लिव्स ऑन द आइलैंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वह द्वीप पर रहता है, तो इन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है लिव्स के बाद में। लेकिन कहीं जगह सर्टेन प्रीपोजिशन होते हैं। अब एक चीज और है कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद में कोई शब्द आता है जिसकी शक्ल प्रीपोजिशन जैसी होती है या एडवर्ब जैसी होती है, और उसको कहते हैं पार्टिकल। और ये दोनों मिल करके एक अलग रसायन बनता है, एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है, जिसका अर्थ ही ऑलटुगेदर डिफरेंट होता है। तो ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है, क्योंकि हमको कई बार प्रीपोजिशन और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है पार्टिकल। ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑन, इन, अंडर, फ्रॉम, कुछ भी हो सकता है, अबाउट, कुछ भी हो सकते हैं। और ये सर्टेन वर्ब्स के बाद आते हैं, और ये बनाते हैं एक अलग ही चीज, और इसको हम बोलते हैं वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब। और ये होते हैं इडियोमेटिक। इडियोमेटिक यानी इसके अर्थ ही डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, ये हम सुनते आए हैं इन चीजों को, जैसे गिव अवे। अब अवे यानी तो दूर होता है, और गिव यानी देना होता है, लेकिन दोनों को मिला करके
इसका अर्थ होता है किसी को हैंड ओवर करना, किसी को देना, जैसे द मिनिस्टर गेव अवे द प्राइजेस लाइक दिस। तो सौंपना, देना, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है किसी को देना। गिव अप, अब गिव यानी तो देना और अप यानी ऊपर, लेकिन ये मिल करके कुछ अलग ही अर्थ बन गया। जैसे गिव अप यानी छोड़ देना, ही गेव अप स्मोकिंग, तो गेव अप छोड़ देना, किसी आदत को छोड़ देना। लुक आफ्टर, लुक और आफ्टर इन दोनों के अर्थ छोड़ दीजिए आप, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का अलग ही अर्थ होता है। टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। ही लुक्ड आफ्टर हिज सन्स वेल। लुक फॉर, अब लुक फॉर का मतलब है खोजना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू सर्चिंग, इसका आप एक और पैरेलल शब्द बोल सकते हैं सर्च। लुक आउट, लुक आउट यानी सावधान रहना। लुक आउट देयर इज अ स्नेक, यानी सावधान रहो वहां एक सांप है। पुट इन यानी लगाना, एफर्ट, ही पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स लाइक दिस। कैरी ऑन, कैरी यानी तो उठाना होता है, ढोना होता है। ऑन यानी ऊपर, लेकिन कैरी ऑन के माने ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जारी रखना। अब ये विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन ये विषय इसलिए मैंने बताया कि ये सब प्रीपोजिशन जैसी ही दिखते हैं और ये एक अलग ही अर्थ बताते हैं, इडियोमेटिक। अटेंड ऑन यानी सेवा करना। द नर्स इज अटेंडिंग ऑन माई मदर, तो लाइक दिस। अटेंड टू यानी ध्यान देना। अब देखिए कॉल अपॉन, कॉल अपॉन इसका मतलब है बुलाना, आमंत्रित करना। कॉल ऑन, कॉल ऑन यानी मिलना भी होता है, किसी को मिलने जाना। कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना भी होता है। ऐसे कई इसके अर्थ हैं। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय यानी साथ देना किसी का। स्टैंड फॉर प्रतीक्षा करना, स्टैंड फॉर मतलब किसी चीज के सपोर्ट में रहना। स्टैंड ऑन यानी टिके रहना। भाई इसके कई अर्थ होते हैं अलग अलग संदर्भ में, डिपेंडिंग ऑन दी फॉलोइंग वर्ड्स। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच करना। द पुलिस इज लुकिंग इनटू दी मैटर। गेट अप, गेट अप यानी राइज, उठना। गेट ऑन आगे बढ़ना, चढ़ना। इंसिस्ट ऑन किसी चीज पे जोर देना। ये ऐसे बहुत सारे हैं। बेग फॉर भीख मांगना। डील इन यानी व्यापार, ही डील्स इन पिकल यानी वो अचार का व्यापार करता, लाइक दिस। लेकिन जब ये इडियम नहीं होते तो यही शब्दों के बाद में, जैसे वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सिंपल सेंटेंस है ये, तुम कहां से आए हो। यहां पर कम फ्रॉम ये कोई इडियोमेटिक नहीं है, सीधा सीधा फ्रॉम यानी कहां से और वेयर फ्रॉम यानी कहां से, और कम यानी आए हो। तो फ्रॉम वेयर हैव यू कम ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, और वेयर हैव यू कम फ्रॉम भी बोल सकते हो। द बॉय विथ हुम आई वॉज टॉकिंग इज राम, जिस लड़के से मैं बात कर रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंसेस है। दिस इज द बॉय विथ हुम यू फॉट, ये वो लड़का है जिससे तुमने लड़ाई की। तो ये यहाँ पर कोई ऐसा इडियोमेटिक अर्थ नहीं है, फॉट विथ वगैरह ये कोई इडियम्स नहीं है। कुछ शब्दों के साथ टू को अवॉइड किया जाता है, ओमिट किया जा सकता है। जैसे आई विल गेट यू अ ड्रिंक, आप ये भी कह सकते हो आई विल गेट अ ड्रिंक फॉर यू। इनको थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आई शोड मिस्टर बिल द मैप, आप ये भी कह सकते हैं आई शोड द मैप टू मिस्टर बिल। तो यहाँ अवॉइड भी कर सकते हो, इफ यू विश यू कैन अवॉइड दिस टू एंड फॉर। कुछ शब्द है जैसे रिक्वेस्ट, रिसेंबल, प्रिसीड, फियर, रिकमेंड, वायलेट, डिस्कस, बेनिफिट, अफोर्ड, इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है एक्टिव वॉइस में, ये ध्यान में रखना। He emphasized the need for the discipline, उसने अनुशासन की आवश्यकता है। उसके बाद में she will accompany you to Madras, he will accompany with you to Madras, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। accompany के माने ही है किसी के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। अब देखिए लाइकली, सर्टेन और श्योर, इनके बाद में टू ही आता है। ये प्रेपोजिशन के कुछ नियम है, बड़े ही जटिल नियम है, लेकिन इसको याद रखना पड़ता है। ही इज लाइकली टू विन, लाइकली का मतलब संभावना है। ही इज लाइकली टू विन यानी उसके जीतने की संभावना है। ही इज लाइकली टू फेल यानी उसके फेल होने की संभावना है। वी आर श्योर टू पास, मतलब हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, या हम आश्वस्त है कि हमें सफलता मिलेगी। श्योर के बाद टू आएगा। सर्टेन, ही इज सर्टेन टू फेल, तो सर्टेन। नो नीड ऑफ प्रेपोजिशन विथ टाइम फैक्टर, ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई टाइम फैक्टर बताने वाला शब्द है, जैसे सुबह, शाम, ऐसे कोई शब्द है,
और उनके पहले कभी भी लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट, ऑल, टुडे, टुमारो ये अगर आ रहे हैं तो उनके साथ में प्रीपोजिशन नहीं है। जैसे ही रीच्ड दिस मॉर्निंग, वह आज सुबह आया। ही रीच्ड ऑन दिस मॉर्निंग ऐसा नहीं होगा, इन दिस मॉर्निंग नहीं होगा, ही इज रीचिंग दिस इवनिंग, ही इज रीचिंग इन दिस इवनिंग हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलना गलत है वो। तो चूंकि ये इवनिंग ये शब्द टाइम फैक्टर बता रहा है और उसके पहले दिस आ गया, अगर ये प्रीसीड कर रहा है इन शब्दों से, ये प्रीसीड कर रहा है दिस से, उसके पहले दिस आ रहा है, तो इसके बाद में, इसके पहले फिर कोई आपको प्रीपोजिशन देने की जरूरत नहीं। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग वगैरह बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट शब्द आया ना, तो यहां पे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही विल कम नेक्स्ट संडे, he came here last month, in last month, on last month ये बोलने की जरूरत नहीं है। she was married last year, he worked all day, सारा दिन उसने काम किया। he worked all night, for all night, for all day बोलने की जरूरत नहीं। we worked all morning या we worked all evening, हमने पूरी शाम काम किया। तो यहां पर किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, देना ही नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। I saw him yesterday, on yesterday वगैरह नहीं होगा। फिर दूसरी चीज, आई विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह शुरू करूँ। ही विल कम ऑन संडे, ही इज कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट दिस संडे, ये ऐसा नहीं होगा। ही इज कमिंग नेक्स्ट संडे, ये ठीक है। ही इज कमिंग दिस संडे, इस रविवार को आ रहा है, ये भी ठीक है। टाइम फ्रेज में देखिए, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना है, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग ऐसा बोलना है। टुडे नाइट नहीं बोलना है, टू नाइट, मीट मी टू नाइट, यानी आज शाम मुझे मिलो या आज रात मुझे मिलो, नॉट टुडे नाइट। यस्टरडे नाइट ये भी गलत है, लास्ट नाइट, कल की नाइट है तो लास्ट नाइट बोलेंगे, लेकिन यस्टरडे इवनिंग या लास्ट इवनिंग दोनों ही चलेगा। लास्ट इवनिंग या यस्टरडे इवनिंग दोनों चलेगा, लेकिन लास्ट नाइट चलेगा, यस्टरडे नाइट नहीं चलेगा। कई बार कुछ लाइफलेस चीजें यानी जिनमें जान नहीं है वो भी कुछ क्रिया करते हैं, ऐसा बताया जाता है। जैसे रोड्स आर लिट बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी सड़कों को बिजली ने रोशन किया या सड़कों को बिजली से रोशन किया जाता है। ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आर लिट बोला है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इलेक्ट्रिसिटी ने उसको रोशन किया, ये बताने के लिए कई बार ऐसे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब ये फायर अपने आप में किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन वॉज डिस्ट्रॉयड ये जो है तो बाय फायर आ गया। ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग, वो आकाशीय बिजली से मारा गया, तो बाय। ही वॉज किल्ड विथ अ सोर्ड बाय राम, तो विथ अ सोर्ड लाइक दिस। यहाँ पर सोर्ड के सामने विथ जो लगा है ये एक ऐसा लगा है जो लिविंग बीइंग मान लिया, जैसे सोर्ड को भी। फॉर कई जगह ड्रॉप किया जाता है, जैसे ही वॉकड फॉर 10 किलोमीटर नहीं होगा, डिस्टेंस वगैरह के मामले में ही वॉक 10 किलोमीटर होगा। तो बहुत बड़ा लेसन तो हो गया है और मैं यहाँ इसको समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसकी चर्चा हमको अगले लेसन में भी करनी पड़ेगी। आपने इसे देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।